नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बढ़ौत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज हम आपके साथ फिर एक बार लाइव जुड़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ भी लिया होगा, आज जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। जी हाँ, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में पता होगा, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी समझा आप लोगों को आसान भाषा में अच्छी तरीके से बताना कि आखिर नई शिक्षा नीति है क्या। तो आज हम बात करेंगे नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम शुरू करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कल यानी 29 जुलाई 2020 को हमारी शिक्षा नीति में कुछ बड़े बदलाव किए गए। 34 साल बाद ये बदलाव किए गए। 34 साल पहले यानी 1986 को आखिरी बार हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए थे। उसके बाद 1992 में कुछ छोटे बदलाव किए गए और उसके बाद से आज तक कोई भी बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर नहीं किया गया। सबसे बड़ा बदलाव हमारे मंत्रालय के नाम को लेकर ही है, यानी अब HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको बता दें, आज़ादी के बाद से हमारे इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी विवाद हुए और मुख्य अधिवेशन 2018 में प्रपोज किया गया कि इस मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, क्योंकि मानव कोई संसाधन नहीं है और यह हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो इसके बाद कल HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया। अब शिक्षा प्रणाली में क्या चेंज हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन, 12वीं के बाद की जो परीक्षाएं हैं, जो शिक्षा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का। यानी अब आप एक साथ जब आप किसी कोर्स में घुसते हैं, अगर वो कोर्स 4 साल का है तो फ़िलहाल आपके पास जो फ़िलहाल की स्थिति है उसमें आपको वो या तो वो कोर्स पूरा करना पड़ता है, और यदि आप वो कोर्स बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कोई भी उसका क्रेडिट, सर्टिफिकेट, लेटर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब सरकार ने इस चीज़ को बदल दिया है। अब सरकार कहती है कि यदि आप किसी कोर्स में घुस जाते हैं, सपोज़ करिए वो कोर्स अगर 4 साल का है और यदि आप 1 साल बाद वो कोर्स को छोड़ देते हैं, अगर आपका मन चेंज हो गया या आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट उस कोर्स का दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप 2 साल बाद उस कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको उस कोर्स के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा। 2 साल का कोर्स और उसके बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि आप पूरा कोर्स करते हैं तभी आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। और अब क्रेडिट सिस्टम भी ट्रांसफरेबल कर दिया गया है। जी हाँ, यदि आप कोई कोर्स करते हैं और 1 साल का यदि वो कोर्स है तो 1 साल के क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, और जहाँ आप दूसरे साल को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर वो क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सरकार ने इस सिस्टम का नाम दिया है क्रेडिट बैंक। तो ये भी एक बड़ा बदलाव सरकार ने हायर एजुकेशन के अंदर किया है। साथ ही अब जो हमारी ग्रेजुएशन होगी वो 2 अलग तरीके से की जा सकती है। जी हाँ, यानी अगर आपको जॉब के लिए ग्रेजुएशन करनी है तो आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिसर्च के लिए ग्रेजुएशन करनी है तो आप 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 1 साल की PG होगी और उसके बाद 4 साल की आप PhD कर सकते हैं। अब MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में किया गया है। साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी अब आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। जी हाँ, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप साइंस अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर आपकी रुचि है हिस्ट्री पढ़ने में, तो आप हिस्ट्री को भी अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। अब सरकार फोकस कर रही है इन चीज़ों पर कि यदि जो आपकी रुचि है आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बढ़ सकते हैं।
एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब आर्ट्स और साइंस, इन ह्यूमैनिटीज़ और साइंस ये जो स्ट्रीम होती थी, इनमें कोई ख़ास अब इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी अब आप आर्ट और, मैं आपको आगे बताऊंगा, आर्ट और साइंस अब तो ये स्ट्रीम भी ख़त्म करने वाली है सरकार। और लेकिन आप इसमें मेजर माइनर सब्जेक्ट ज़रूर चुन सकते हैं कि अगर आप मेजर फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहते हैं और माइनर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही अब सरकार ये कह रही है कि हम कॉलेजेस के लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनाएंगे। जी हाँ, फ़िलहाल जो अथॉरिटी हैं वो कई अलग अलग तरह की अथॉरिटी हैं। जैसे AICT एक अथॉरिटी है जो टेक्निकल कॉलेज का काम करती है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। साथ ही UGC एक अलग अथॉरिटी है जो कॉलेजेस के मानकों को देखती है। अब सरकार बोलती है कि हम एक सिंगल अथॉरिटी बनाएंगे जो हर कॉलेज के मानक को देखेगी और उस अथॉरिटी के मानक के अनुसार कॉलेज को अपने मानक करने होंगे। साथ ही सरकार बोलती है कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, केंद्र शासित यूनिवर्सिटी हो या राज्य शासित यूनिवर्सिटी हो, सब में एक ही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। कोर्स एक तो पढ़ाई एक। सरकार का मानना है कि यदि BCom मैं DU से करूं या BCom मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से करूं, मैं सेम पढ़ाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, और लेकिन उसमें पढ़ाई का कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होगा। साथ ही सरकार ये बोलती है कि अब फ़ी कैप लगाई जाएगी। जी हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी अब मनमानी फ़ीस नहीं ले सकती है। एक फ़ी कैप तय की जाएगी कि इससे ज़्यादा फ़ीस आप इस पर्टिकुलर, इस एक कोर्स के लिए नहीं ले सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा नीति में किया गया है। साथ ही अमेरिका की तर्ज पर एक संस्था बनाई जाएगी। जी हाँ, अमेरिका में भी एक संस्था है। अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो उसके लिए फंडिंग वो संस्था करती है। तो हिंदुस्तान में भी अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो उसकी फंडिंग अब एक संस्था करेगी, और अब आप आर्ट्स के अंदर भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बड़े बदलाव थे हायर स्कूल में, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जो कॉलेज में चेंजेस हुए हैं, ये वो चेंजेस थे। अब बात करते हैं स्कूल सिस्टम में। जी हाँ, हमारे स्कूली सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब तक स्कूलों के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता था वो फॉलो होता था 10+2 यानी 10वीं और उसके बाद 12वीं। ये एक बंडल था, लेकिन अब सरकार ने उसको बदल कर दिया है 5+3+3+4 का सिस्टम। अब ये क्या है, हर एक ग्रुप का एक विज़न, एक मिशन होता है। यानी 10वीं तक का फ़िलहाल कोई अलग विज़न मिशन है। विज़न मिशन यानी कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है। बच्चे को 10वीं अगर बच्चा पास करे तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, और 12वीं पास करे तो कितनी नॉलेज होनी चाहिए। अब सरकार ने उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। यानी सरकार बोलती है कि जब बच्चा नर्सरी, LKG, UKG यानी जो पहली से पहले की क्लासेस हैं उनमें क्या बच्चे की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद 5वीं तक की क्या उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमारा क्या विजन मिशन होता है, उसके बाद 6ठी से 8वीं और उसके बाद 9वीं से 12वीं एक ब्रैकेट में सरकार ने रखा है। इसमें एग्ज़ाम भी कम हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अब एग्ज़ाम बार बार ना होकर एक ही बंडल का एक बार एग्ज़ाम हो। तो ये भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 3 साल से जो 6 साल तक के बच्चे हैं, यानी जो बच्चे पहली में एडमिशन नहीं ले सकते एकदम, उनके लिए एक अलग क्लास बनाई जाएगी और उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में 6ठी क्लास से एक वोकेशनल कोर्स भी बच्चों को सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। हर स्कूल में वो वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, एक स्किल का कोर्स, किसी एक कला का कोर्स। यानी किसी बच्चे का मन अगर कारपेंटरी का है, किसी बच्चे का मन अगर लॉन्ड्री का है, किसी बच्चे का मन अगर आर्ट्स का है, किसी बच्चे का मन अगर खेलकूद का है, तो वो कोर्स भी अब स्कूल साथ साथ कराएगा। और अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कंसेप्ट सरकार ने ख़त्म कर दिया है। सरकार अब आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो अगर 12वीं का बच्चा है तो वो बोलता है मेरे ये 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट ये एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कई बार हिंदी होता है, कई बार फिजिकल एजुकेशन होता है। अब सरकार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हटा रही है। अब सरकार बोल रही है कि अब एक ही आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। तो अब आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो जिसमें आपकी रुचि है। अब आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, अब आप अकाउंट्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप 9वीं से 12वीं क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं।
छठी क्लास में अब आपको छठी क्लास से 8वीं क्लास के बीच में इंटर्नशिप भी करनी होगी। इंटर्नशिप एक्चुअली क्या होता है, इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का। तो यदि अगर किसी बच्चे को कारपेंट्री अच्छी लगती है तो वो एक कारपेंटर के यहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकता है, सीख सकता है, महीना 2 महीने उनके साथ काम कर सकता है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग पे, यानी कला के साथ सरकार कला के साथ सिखाना चाह रही है बच्चों को, अच्छी पहल। अब छठी क्लास से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। जी हाँ, छठी क्लास से ही अब सरकार प्रोजेक्ट्स बनवाएगी। जो चीज़ वो पढ़ा रही है, जिन सिद्धांतों को बच्चों को पढ़ा रही है, अब उन सिद्धांतों को हमारे निजी जीवन में उनका क्या महत्व है, वो प्रोजेक्ट के साथ अब हम सीख पाएंगे। छठी क्लास से ही अब कोडिंग भी सिखाई जाएगी। जी हाँ, आईटी फ़िलहाल बहुत ऊंचाइयों पर है, आईटी में अच्छी नौकरियां लगती हैं, तो इसलिए छठी क्लास से ही अब कोडिंग की शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी। 5वीं सरकार का मिशन ये है कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा या फिर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर ही पढ़ाई हो। सरकार चाहती है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा या अपनी लोकल लैंग्वेज तो कम से कम आए। अब किसी भी बच्चे के ऊपर लैंग्वेज का दबाव कोई स्कूल नहीं बना सकता है। यानी कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि आप केवल अंग्रेज़ी ही बोल सकते हैं, लेकिन अब कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। 5वीं क्लास तक तो कम से कम आपको अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर मातृभाषा यानी हिंदी में ही आपको पढ़ाई करनी है। अब बोर्ड एग्ज़ाम के हौवे को भी ख़त्म करने की तैयारी में हमारी सरकार है। अब हो सकता है कि साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम लिए जाएं और अब सहपाठी यानी मैं अपने साथ वाले पढ़ने वाले लोगों का भी मूल्यांकन कर सकता हूं। मैं उनको रेट कर सकता हूं, 10 में से कितने नंबर उनको दूंगा और साथ में खुद को भी रेटिंग दूंगा। इस तरह का भी प्रावधान सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंदर लाया है। अब बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ज़्यादा लिखने वाले क्वेश्चन नहीं बल्कि जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक चुनना होता है, उस तरह के कुछ सवालात अब बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर लाए जाएं। साथ में सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि 12वीं क्लास के बाद जब बच्चा स्कूल से निकले तो वो एक स्किल, एक कला अपने साथ लेकर निकले। हो सकता है अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो 12वीं के बाद मैं अपने साथ क्रिकेट खेलने की कला लेकर निकलूं। यानी अब सरकार का मिशन ये है कि हर बच्चा जो 12वीं से निकले उसके पास एक कला हो, एक स्किल हो और वो आगे उसमें बढ़ सके। साथ में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब हमारी जीडीपी, हमारे देश की इकोनॉमी की जीडीपी का 6% हमारी शिक्षा पर दिया जाएगा। 6% हिस्सा हमारी शिक्षा पर लगाया जाएगा। आपको बता दें, पहले हमारी जीडीपी का 4.3% ही हमारी शिक्षा पर दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। ये कुछ बड़े बदलाव कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और यकीनन ये बदलाव बहुत अच्छे हैं। और अगर इन बदलावों को अभी से ही लगाया गया तो ज़रूर हमारी शिक्षा नीति में, हमारे देश में, हमारे देश के भविष्य में ज़रूर बदलाव होगा। तो दोस्तों, ये था नई शिक्षा नीति यानी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो बेशक ही बड़े अच्छे और सार्थक साबित हों, ऐसी हमारी कामना है। और आज का लाइव कुछ इसी तरह की जानकारी आपको देने के लिए था। मुझे आशा है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे वो लोग भी, मैं थोड़ा तेज़ बोला तो वो लोग भी धीरे धीरे एक बार आगे पीछे स्क्रॉल करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। और अगर अब आपके कोई सवाल हों तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना।